तो लास्ट टॉपिक आज हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर सॉल्युबिलिटी का, सॉल्यूशन चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। और यही टॉपिक जो है वो हेनरी लॉ है। तो जब हम चैप्टर के एंड की बात करें तो ये हेनरी लॉ आता है, बट अगर आप इसको एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक में देखेंगे तो ये कॉन्सेंट्रेशन के बाद ही और रॉल्स लॉ के बाद ही आ जाता है। कि हमने रॉल्स लॉ के बाद काफी कुछ डिस्कस किया, आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, फिर उसके बाद जो बाकी पार्ट है वो सारा चीज डिस्कस करने के बाद लास्ट में हमने हेनरी लॉ रखा है। एक छोटा सा टॉपिक है और क्योंकि आप रॉल्स लॉ अच्छे से कर चुके हैं इसलिए हेनरी लॉ को समझने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। तो हेनरी लॉ क्या बोलते हैं? दैट इज समथिंग रिलेटेड टू सॉल्युबिलिटी। पहले हम सॉल्युबिलिटी समझ लेते हैं, फिर हेनरी लॉ क्या है उसको देखें। तो सॉल्युबिलिटी मतलब है कि सोल्यूबल हो जाना, किसी सॉल्वेंट में सोल्यूट का मिक्स हो जाना इज सॉल्युबिलिटी। सॉल्वेंट में सोल्यूट को मिक्स हो जाने की प्रॉपर्टी को सॉल्युबिलिटी कहते हैं। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे सॉल्युबिलिटी को? द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट दैट कैन बी डिसॉल्व इन ए स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट स्पेसिफाइड टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब इसको समझिए, मैक्सिमम अमाउंट, यहां पे मैक्सिमम अमाउंट कैसे डिफाइन करेंगे? जब सॉल्यूशन सैचुरेशन में चले जाए। अभी सैचुरेशन में चले जाएगा क्या मतलब होता है कि ऐसा सिचुएशन या कंडीशन आ जाए जब आप सोल्यूट को और डिसॉल्व करना चाहें तो अपने से अब डिसॉल्व नहीं होगा ना। हमने जब सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी डिस्कस की थी उसमें एक प्रॉपर्टी बताई थी कि ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, जो सॉल्यूशन बनता है वो एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन एक पर्टिकुलर टेम्परेचर और प्रेशर पे होता है। तो अगर हम टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट रखें और सोल्यूट को डिसॉल्व करते जाएं तो जो मैक्सिमम अमाउंट होगा जिसको हम कहेंगे सैचुरेशन, वो जब अचीव हो जाएगा किसी एक सॉल्वेंट के लिए तो वो सॉल्वेंट की दैट पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सोल्यूट इज इट्स सोल्युबिलिटी। समझते हैं क्या बोल रहा हूं? फिर से समझिए। जैसे मैं वाटर एक सॉल्वेंट है, उसमें मैं शुगर, चीनी को मैं घोलना चाहता हूं एक गिवन टेम्परेचर प्रेशर पे, मतलब उसको ना ठंडा करना ना गर्म करना है और न ही उसका प्रेशर बढ़ाना, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर, नॉर्मल प्रेशर। एक ग्लास पानी लिया, उसमें चीनी घुला रहे, घुल गए, फिर और चीनी ऐड किया, घुल गया, और चीनी ऐड किया। अब आप देखोगे कि एक ऐसा लेवल आएगा जब आप उसको डिसॉल्व करना चाहोगे, मिक्स करना चाहोगे शुगर को विद वाटर, इट विल नॉट डिसॉल्व। उस समय हम क्या बोलेंगे कि जो वाटर है या जो सॉल्यूशन जो है वो सैचुरेट हो गया। सैचुरेट हो गया है क्या मतलब कि अब एक्स्ट्रा सॉल्यूट को ऐड नहीं किया जा सकता। तो जब वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो डिसॉल्व हुआ वो इस सॉल्वेंट की सॉल्युबिलिटी कहलाएगी। तो अब इस स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी डिसॉल्व in a specified amount of solvent at a specified temperature and pressure। ठीक है, इसका यूनिट क्या है? ग्राम पर लीटर। देखिए सोल्यूट हम सॉलिड ले रहे हैं, उसको डिसॉल्व करने के लिए ग्राम, और कितना सॉल्वेंट में हो रहा है, सॉल्वेंट की बात कर रहे हैं, और सॉल्वेंट लिक्विड होगा इसको हम लीटर में ले रहे हैं। तो ये इसका यूनिट हो गया ग्राम पर लीटर, या फिर मोल्स पर लीटर, नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर, जो मोलालिटी डिफाइन करती है, मोलालिटी उसी तरीके से। तो नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर या फिर ग्राम पर लीटर इज यूनिट ऑफ सॉल्युबिलिटी। अब ये सॉल्युबिलिटी किस पे डिपेंड करता है? दैट इज द फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी। व्हाट आर वेरियस फैक्टर्स? व्हाट आर वेरियस फैक्टर्स ऑन विच व्हाट आर वेरियस फैक्टर्स ऑन विच सॉल्युबिलिटी डिपेंड्स। सॉल्युबिलिटी किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है उसको हम लोग देख लेते हैं। पहला, नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड सोल्यूट। क्या हम हर एक सोल्यूट को वाटर में डिसॉल्व कर सकते हैं? क्या हम किसी भी सोल्यूट को किसी भी सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर सकते हैं?
हो सकता है कि देयर विल बी सम सोल्यूट विच मे नॉट डिसॉल्व इन ए स्पेसिफिक सॉल्वेंट। तो हमें सॉल्वेंट और सोल्यूट के नेचर के बारे में पता रहना चाहिए, जैसे कि solubility of polar solute, solubility of polar solute is better in polar solvent। पोलार क्या होता है? जिनके पास पोल्स होते हैं, जिनके पास एक तरीके से हम बोल सकते हैं जिनके पास जो डाइपोल होते हैं, जो हमने फिजिक्स में पढ़ा डाइपोल, वो पोलार होता है। ये हमने पोलार जो है क्लास 11th के केमिस्ट्री में भी पढ़ा है। जिनके पोल्स डिफाइन होते हैं, जिनके चार्ज डिफाइन होते हैं, वो पोलर होते हैं। और जो पोलार सोल्यूट है वो पोलार सॉल्वेंट में बहुत अच्छे से डिसॉल्व होगा। तो अगर हमारे पास पोलार सोल्यूट है वो पोलार सॉल्वेंट में अच्छे से डिसॉल्व होगा। वेरएज वही अगर हम एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट, पोलार सॉल्वेंट में नॉन पोलार सोल्यूट को डिसॉल्व करना चाहें तो वो डिसॉल्व होगा, बट वो बहुत कम अमाउंट में डिसॉल्व हो सकता है। या हो सकता है कोई ऐसा सॉल्वेंट हो जो वाटर में डिसॉल्व ही ना हो, क्योंकि दोनों का नेचर एकदम अलग है, एक पोलार है और एक नॉन पोलार है। तो इसीलिए द फर्स्ट फैक्टर इज नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड सोल्यूट, दैट इज द solubility of polar solute is better in polar solvent। पोलार सोल्यूट की solubility पोलार सॉल्वेंट में ज्यादा बेटर। इसी तरीके से नॉन पोलार सोल्यूट की solubility नॉन पोलार सॉल्वेंट में। ये पोलार और नॉन पोलार का कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे NaCl जो है ये एक पोलार सोल्यूट इसलिए क्योंकि स्मॉल अमाउंट में रहेगा और ये सॉलिड है। और H2O जो है, वाटर जो है, ये भी एक पोलार सॉल्वेंट है। तो पोलार सॉल्वेंट में पोलार सोल्यूट डिसॉल्व होता है। इसी तरीके से H2O2 N2 इस तरीके के गैस की अगर हम बात करें तो ये सारे के सारे नॉन पोलार है। और ये सारे जो नॉन पोलार है ये डिसॉल्व बहुत अच्छे से होंगे नॉन पोलार सॉल्वेंट। सो इथाइल अल्कोहल इज ए नॉन पोलार सॉल्वेंट, और इस नॉन पोलार सॉल्वेंट में नॉन पोलार सोल्यूट डिसॉल्व होगा। इसी तरीके से एक पोलार सॉल्वेंट जैसे वाटर में एक पोलार सोल्यूट जैसे NaCl बहुत इजीली डिसॉल्व होगा। सो जो पहला फैक्टर है जिसके बेसिस पे सॉल्युबिलिटी डिफाइन होगी, दैट इज नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड सोल्यूट। तो जब भी हम सॉल्युबिलिटी डिफाइन करें, वी मस्ट नो वेदर the solute is polar or non-polar. Similarly, the solvent is polar or non-polar. So this is first factor. तो क्या पता चल रहा है फर्स्ट फैक्टर से? Solubility depends upon the nature of solvent and solute. सेकेंड फैक्टर जो है, जो ऑब्वियसली लगता है टेम्परेचर, क्योंकि हमने यहाँ पे अगर डेफिनेशन में देखा है एट स्पेसिफाइड टेम्परेचर रखा, तो ऑब्वियसली दिस शुड बिकम वन ऑफ द फैक्टर। तो हमें ऐसा लगता है कि जब हम सॉल्यूशन के टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, तो solubility should increase। कब solubility increase होगी? जब हम सॉल्यूशन के टेम्परेचर को बढ़ाएं, ऐसा हमें लगता है। लेकिन जब इसका एक्सपेरिमेंटल परफॉर्मेंस किया गया, इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किए गए, तब यहां से मिला कि the solubility decreases with increase in temperature, that is solubility is inversely proportional to temperature है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर टेम्परेचर बढ़ा तो solubility जो है वो डिक्रीज होगी। ये ऐसा क्यों हो रहा है, यहां समझिए, यहां समझने की कोशिश करते हैं। Solubility decreases with increase in temperature as most of the solutions are exothermic। अगर आपने पीछे के क्लासेस को ध्यान से समझा होगा तो मोस्ट ऑफ द केसेस में सॉल्यूशन का जो डेल्टा H है, सॉल्यूशन का डेल्टा H दैट इज चेंज इन एंथैल्पी, वो नेगेटिव है, एक्सोथर्मिक है। एक्सोथर्मिक का क्या मतलब है कि सॉल्यूशन बनने पे हीट रिलीज होता है। सॉल्यूशन जब बनता है तो हीट रिलीज होता है।
अब समझिए कि अगर सॉल्यूशन बनना एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है और अगर हम हीट प्रोवाइड करें, एक्स्ट्रा हीट प्रोवाइड करें, ऊपर से हीट दे दें जिससे टेम्परेचर बढ़े, तो ली चैटलियर्स का एक लॉ था क्लास 11, अगर याद हो तो ठीक, नहीं याद है तो समझ लीजिए कि अगर कोई एक्सोथर्मिक प्रोसेस है और हम बाहर से एक्सटर्नल कोई हीट प्रोवाइड करें, बाहर से कोई हीट प्रोवाइड करें या उसके टेम्परेचर को बढ़ा दें, तो उसका जो इक्विलिब्रियम स्टेट है वो डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि कोई भी रिएक्शन एक इक्विलिब्रियम प्रोसेस में चलता है। और अगर ये एक्सोथर्मिक है, मींस हीट देने वाला प्रोसेस है, और वहां पे हम उसी को हीट देंगे, तो उसका जो रिएक्शन है या उसका जो प्रोसेस है या उसका जो इक्विलिब्रियम स्टेट है वो पूरा का पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा, जिसकी वजह से वो लेफ्ट हैंड साइड या अपोजिट डायरेक्शन में चलना शुरू कर देगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट शुड लीड टू सॉल्यूशन, लेकिन अगर हम सॉल्यूशन में हीट ऐड करें तो ऐसा एक कंडीशन आ सकता है कि सॉल्यूशन जो है रिवर्सिबल प्रोसेस में चला जाएगा। रिवर्सिबल प्रोसेस मतलब जहां पे सॉल्यूशन वापस सोल्यूट और सॉल्वेंट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। इसका क्या मतलब है? देखिए, इसका मतलब यह है कि शिफ्ट्स इन अपोजिट डायरेक्शन, मींस सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट से हमें क्या मिल रहा था? सॉल्यूशन, और उससे एक एनर्जी रिलीज हो रही थी। एनर्जी रिलीज मतलब ली चैटलियर के हिसाब से डेल्टा एच। डेल्टा एच मतलब एंथैल्पी, चेंज इन एंथैल्पी, ये नेगेटिव होती है किसी भी सॉल्यूशन में। नेगेटिव का क्या मतलब है? हीट जो है बाहर निकलता है, हीट बाहर निकल रहा है, मतलब क्या है? ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस। लेकिन अगर हम इसमें हीट दें, अगर हम इसी प्रोसेस में हीट बाहर से दे देंगे, तब क्या होगा कि ये जो प्रोसेस होता सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट इक्वल टू सॉल्यूशन, वो अब रिवर्सिबल रिएक्शन में चला जाएगा। तब क्या हो रहा होगा कि जो सॉल्यूशन है वापस वो सोल्यूट और सॉल्वेंट में कन्वर्ट हो रहा है। तो इससे क्या हुआ? इससे यह हुआ कि जो उसकी सोल्युबिलिटी थी, जो मैक्सिमम अमाउंट डिसॉल्व होने की कैपेबिलिटी थी, वो अब रिड्यूस हो जाएगा। कम अमाउंट पे ही वो इक्विलिब्रियम स्टेट में आ जाएगा। कम अमाउंट, स्मॉल अमाउंट ऑफ सोल्यूट ही उसको सैचुरेट कर देगा, तो उसकी सोल्युबिलिटी क्या हो जाएगी? रिड्यूस हो जाएगी। तो इसलिए क्या है, टेम्परेचर के केस में सोल्युबिलिटी डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। So solubility decreases with increase in temperature. So this is second factor. पहला nature of solvent and solute, दूसरा है temperature. अब थर्ड जो है, obviously थर्ड is pressure. प्रेशर के साथ क्या होगा? प्रेशर बढ़ाने से क्या होगा? तो देखिए, pressure does not have any significant effect on solubility of solids in liquids. तो सॉलिड्स के डिसॉल्व होने पे प्रेशर का कोई भी सिग्निफिकेंट इफेक्ट नहीं है। ऑब्वियसली क्वेश्चन आना चाहिए, ऐसा क्यों? इट इज सो बिकॉज सॉलिड्स एंड लिक्विड्स आर हाईली इनकॉम्प्रेसिबल। वो कॉम्प्रेस नहीं हो सकते, तो उनके ऊपर जब प्रेशर लगाया जाएगा तो उनकी सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी ही नहीं, बिकॉज वो कॉम्प्रेस ही नहीं हो रहे। Since they are incompressible, so the effect of pressure is negligible on solution and practically remain unaffected by changes in pressure. तो प्रेशर के चेंज होने से सॉलिड की solubility पे कोई फर्क नहीं पड़ता। But while for gases, क्योंकि गैसेस एक कॉम्प्रेसिबल सब्सटेंस है, गैस कॉम्प्रेस हो सकता है, हम प्रेशर अप्लाई करेंगे तो उसका वॉल्यूम रिड्यूस हो सकता है। नाउ सिंस इट इज कॉम्प्रेसिबल, देयरफॉर with increase in pressure their solubility increases।
क्योंकि कॉम्प्रेस हो सकता है, प्रेशर अप्लाई करने से उसका वॉल्यूम रिड्यूस हो सकता है, तो सेम अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में प्रेशर अप्लाई करके ज्यादा से ज्यादा सोल्यूट को डिसॉल्व कर सकते हैं। पर वो सोल्यूट कैसा होना चाहिए? वो गैसियस सोल्यूट होना चाहिए। तो गैसियस सोल्यूट के केस में द solubility increases with increase in pressure, while there is significantly no impact of pressure on liquid and solid. So this is all about three factors which affect solubility of solvent. ये factors पढ़ने के बाद अब हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द हेनरी लॉ। तो जो हेनरी लॉ है दैट इज स्पेसिफिक टू गैस। जो राउल्ट्स लॉ था उसमें लिक्विड और सॉलिड के सोल्यूट और सॉल्वेंट के ऊपर काफी स्टडी की गई, लेकिन उन्होंने गैस के बारे में बहुत ही लिमिटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया था। और जब सोल्युबिलिटी की बात आई तो सोल्युबिलिटी में देयर वाज जस्ट स्टेटमेंट कि प्रेशर इंक्रीज होने से गैस की सोल्युबिलिटी बढ़ती है, बट उसके रिलेशन के बारे में एज सच राउल्स ने बहुत क्लियरली नहीं बताया। हेनरी, इसके बाद हेनरी है, तो हेनरी ने क्या बोला? हेनरी लॉ क्या है देखिए, हेनरीज लॉ, द सोल्युबिलिटी ऑफ गैस इन ए लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस प्रेजेंट above the surface of liquid or solution। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे कि जो सोल्युबिलिटी है, किसी भी गैस की सोल्युबिलिटी जो है वो ऑब्वियसली यहाँ पे हमें पता चल गया था कि जो सोल्युबिलिटी है, गैस की सोल्युबिलिटी है, वो सोल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर है। हेनरी ने उसी को रीडिफाइन किया कि द सोल्युबिलिटी ऑफ गैस इन ए लिक्विड is directly proportional to partial pressure of the gas present, अब यहां पे देखिए, present above the surface of liquid or solution। तो जो गैस है उसकी सोल्युबिलिटी, कौन से गैस की सोल्युबिलिटी को स्टडी की जा रही है? जो लिक्विड या सॉल्यूशन के सरफेस के ऊपर है। क्यों ऐसा? ऐसा इसलिए क्योंकि सरफेस के नीचे तो वो डिसॉल्व हो चुका है। सरफेस के नीचे मतलब क्या है कि जो लेट्स से ये कंटेनर है, क्लोज्ड कंटेनर है, इसमें आपने ये एक लिक्विड है, इसमें आपने गैस डिसॉल्व कर दिया, तो गैस तो डिसॉल्व हो गया ना इस लिक्विड में। अब इसकी सोल्युबिलिटी कितनी है कैसे पता चलेगा? इसकी सोल्युबिलिटी पता चलेगी ये सरफेस के ऊपर जो प्रेजेंट गैस होंगे, जो डिसॉल्व नहीं हो पा रहे हैं, जो मैक्सिमम डिसॉल्व हो गए, अब डिसॉल्व नहीं हो पाएगा, क्योंकि मुझे सैचुरेशन लेवल चाहिए कि कब मैं बोलूं कि ये सॉल्यूशन सैचुरेट हो गया। कैसे पता चलेगा? सॉलिड के केस में तो बहुत इजीली था। सॉलिड केस में कि एक ग्लास में कितना चीनी घुलेगा, तो आप घोलते जा रहे हो, दिख रहा है चीनी गायब हो गया, और घोल दो चीनी गायब हो गया, और घोल दो चीनी गायब हो गया, और घोलो, अब चीनी गायब नहीं हो रहा है, मतलब ये सैचुरेट हो गया। गैस के केस में कैसे पता चलेगा? तो गैस के केस में अगर हम गैस डिसॉल्व कर रहे हैं तो इसमें तो डिसॉल्व हो रहा है लोअर पार्ट में, लेकिन जो सरफेस है, लिक्विड के सरफेस के ऊपर जो गैस रह जाएगी, जब वो डिसॉल्व होना रुक जाएगा, उस समय इसके ऊपर गैस का प्रेशर रहेगा, वो हमें डिफाइन करेगा उसकी सॉल्युबिलिटी। तो समझिए क्या बोल रहे हैं। हेनरी बोलते हैं कि जो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन ए लिक्विड is directly proportional to partial pressure of gas present above the surface of liquid or solution या लिक्विड के सरफेस के ऊपर जो गैस है वो डिफाइन करेगी गैस की सॉल्युबिलिटी। इसी को उन्होंने यहां पे इस डायग्राम से समझाने की कोशिश की कि लेट्स से दिस इज अ क्लोज्ड कंटेनर, यहाँ पे हमने एक वेट रख दिया है जिससे हम प्रेशर कम ज्यादा कर सकते हैं, और ये जो डॉटेड है, ये डॉटेड जो है ये गैस मॉलिक्यूल है, और यहाँ से देखिए ये जो लेवल है इसके ऊपर ये सरफेस ऑफ लिक्विड है,
इस सरफेस ऑफ लिक्विड है और ये जो है दिस इज लिक्विड, ये लिक्विड है और ये ग्रीन वाला ये सरफेस। तो ये जो डॉटेड दिख रहे हैं दीज आर गैसेस, गैसेस। तो ये बोलते हैं, जैसे यहाँ पे प्रेशर का हमने डिफाइन किया था कि जब इसके प्रेशर को बढ़ाया जाएगा, देखिए यहाँ पे आप देखेंगे कि इस लेवल पे था, फिर इसको दबा के नीचे कर दिया गया, तो इस लेवल से मतलब ये लेवल से नीचे आ गया, यहाँ पे आ इस लेवल पे आ गया। इस लेवल पे कैसे है, क्योंकि इसके ऊपर हमने वेट बढ़ा दिया, W2 और W3 वेट बढ़ा दिया, तो इससे क्या हुआ, इसका प्रेशर बढ़ गया। तो जब प्रेशर बढ़ा तो अब इन दोनों में डिफरेंस देखिए, यहाँ पे जो गैस के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं डॉटेड डॉटेड, उनकी डेंसिटी यहाँ पे बढ़ गई। तो ये क्यों बढ़ी, क्योंकि जब प्रेशर बढ़ा, जब प्रेशर को बढ़ाया गया, ऊपर से फोर्स लगा के जब प्रेशर को बढ़ाया गया, तो जो सरफेस के ऊपर गैस के मॉलिक्यूल थे, वो गैस के मॉलिक्यूल लिक्विड में डिसॉल्व हो जाते हैं और लिक्विड की यहाँ पे देखेंगे ये सारी डेंसिटी बढ़ी हुई दिख रही है। मीन्स जो गैस मॉलिक्यूल हैं वो ज्यादा से ज्यादा डिसॉल्व हो रहे हैं जब प्रेशर बढ़ता है। यही हेनरी बोलना चाहते थे कि जब आप प्रेशर बढ़ाएंगे तो जो सोल्युबिलिटी है गैस की वो बढ़ जाएगी। सो ये इस एग्जाम्पल के थ्रू समझ में आता है। अब हम इसको एक रिलेशन में लिख लेते हैं, इसको रिलेट कर लेते हैं। तो रिलेशन के लिए देखिए, इसी को दो और डेफिनेशन में करते हैं, फिर ये रिलेशन में आ जाता है। मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस in a solution is proportional to the partial pressure of gas over the solution। उसी स्टेटमेंट को हेनरी ने उसी स्टेटमेंट को एक और तरीके से लिखा है, दैट इज इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन लेवल, दैट इज इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन। तो वो बोलते हैं कि मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, गैस का मोल फ्रैक्शन किसमें, सॉल्यूशन में, कि मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा कि कम होगा, सॉल्यूशन के अंदर गैस का मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा कि कम होगा, वो डिपेंड करेगा पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ओवर द सॉल्यूशन। मतलब जो लिक्विड है, सॉल्यूशन का जो अपर सरफेस है, उस सरफेस पे जो गैस जिसको हम डिसॉल्व करना चाहते हैं उसका प्रेशर कितना है, वो डिसाइड करेगा कि गैस की सोल्युबिलिटी कितनी होगी। That is mole fraction, that is mole fraction of gas is directly proportional to partial pressure of the gas। इसी को एक और तरीके से लिखे, तीनों एक ही बात कर रहे हैं, एक और तरीके से लिखा है, the partial pressure of gas in vapor phase। vapor phase का मतलब क्या है, लिक्विड सरफेस के ऊपर वाले को vapor phase कहते हैं। so the partial pressure of gas in vapor phase is proportional to, वही देखिए, मोल फ्रैक्शन इज प्रोपोर्शनल टू पार्शियल वेपर प्रेशर। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, पार्शियल वेपर प्रेशर या वेपर फेज इज प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। मोल फ्रैक्शन कैसे शो करते हैं, जीटा से, पार्शियल प्रेशर को P से। तो ये आ गया उनका रिलेशन। क्या आता रिलेशन, रिलेशन आता कि पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। यही राउल्स लॉ भी था, राउल्स लॉ भी यही बोल रहे थे। राउल्स लॉ ने भी यही डिफाइन किया था कि पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच सब्सटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। यहाँ पे भी वही बोला गया है और वहां पे एक कांस्टेंट आया था, पार्शियल वेपर प्रेशर में भी एक कांस्टेंट आया था। इसी तरीके से यहाँ पे भी एक कांस्टेंट है। जब इसको हटाएंगे, प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो हमारे पास कांस्टेंट आया, और वो कांस्टेंट क्या है, KH इंटू जीटा। जहां पे P क्या है, पार्शियल वेपर प्रेशर, KH इज हेनरीज लॉ कांस्टेंट, और जीटा इज मोल फ्रैक्शन, जीटा इज मोल फ्रैक्शन। सेम चीज है, जैसा राउल्स में था वैसा ही है। इसमें डिफरेंस और उनमें डिफरेंस क्या है, दिस इज स्पेसिफिकली फॉर गैस, हेनरी लॉ इज स्पेसिफिकली फॉर गैस, और ये सोल्युबिलिटी को डिफाइन करता है। तो यहां से क्या पता चला, यहां से पता चला कि जब प्रेशर बढ़ेगा तो सोल्युबिलिटी मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस भी बढ़ेगा। सो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन।
और जब इसके ग्राफ को ड्रॉ किया गया, एक एग्जांपल लेके HCl का एक एग्जांपल परफॉर्म किया गया, एक्सपेरिमेंट किया गया HCl का, और इसका पार्शियल वेपर प्रेशर विद मोल फ्रैक्शन, ये मोल फ्रैक्शन विद मोल फ्रैक्शन को स्टडी किया गया, तो ये मिला कि पार्शियल वेपर प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। कैसे? अरे सिंपल सा स्ट्रेट लाइन दिख रहा है ना। स्ट्रेट लाइन का क्या मतलब है? जितना अमाउंट प्रेशर में होगा चेंज, उतना ही अमाउंट मोल फ्रैक्शन में चेंज। जितना प्रेशर में चेंज उतना मोल फ्रैक्शन में चेंज, जितना प्रेशर में चेंज उतना ही मोल फ्रैक्शन में चेंज होगा। तो हमें क्या मिला? स्लोप कितना मिला? 1, 45 डिग्री बन रहा है ये, 45 डिग्री। स्लोप क्या होता है? tan थीटा, tan 45 इज 1। मतलब क्या हुआ? चेंज इज सेम, जितना प्रेशर में चेंज उतना ही मोल फ्रैक्शन में चेंज, एंड वाइस वर्सा। तो इस ग्राफ के थ्रू भी हम सोल्युबिलिटी ऑफ गैस को या हेनरी लॉ को एक्सप्लेन कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। अब इससे क्या इंटरप्रिटेशन मिल रहा है? देखिए, द सोल्युबिलिटी ऑफ गैस सोल्यूट इज लोअर विद हायर वैल्यूज ऑफ KH। अब यहां समझिए थोड़ा सा, द सोल्युबिलिटी ऑफ गैसियस सोल्यूट इज लोअर विद हायर वैल्यूज ऑफ KH। इसका मतलब क्या है? क्योंकि ये स्लोप कांस्टेंट है, तो अगर मैं जीटा की वैल्यू को कांस्टेंट कर दूं, या KH तो किसी भी सोल्यूट का कांस्टेंट होगा, KH किसी भी सोल्यूट का कांस्टेंट होगा। तो अगर KH की वैल्यू हाई है, किसी भी सोल्यूट, किसी भी गैस के लिए अगर KH की वैल्यू हाई है, तो जो सोल्युबिलिटी है ये हाई KH के लिए लो रहेगी। मतलब बहुत ज्यादा प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा तब जाके मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा। समझिए फिर से, देखिए, पार्शियल वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। अब इसका प्रोपोर्शनलिटी क्या आया? KH। अगर KH की वैल्यू ज्यादा है तो मुझे अगर सोल्यूट को ज्यादा से ज्यादा डिसॉल्व करना है विद हाई KH वैल्यू, प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा। वहीं पे कोई ऐसा सोल्यूट है जिसका KH वैल्यू बहुत छोटा है, उस केस में बहुत कम प्रेशर पे ज्यादा सोल्युबिलिटी होगी। वो ये बोलना चाहिए, द सोल्युबिलिटी ऑफ गैसियस सोल्यूट इज लोअर विद हायर वैल्यूज ऑफ KH। दूसरा बोलते हैं, द KH वैल्यू इंक्रीजेज एज टेम्परेचर इंक्रीज, which means decrease in solubility of gaseous solute। ये टेम्परेचर का तो हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, द फैक्टर्स अफेक्टिंग सोल्युबिलिटी। वहां पे हमने बोला था कि सोल्युबिलिटी जो है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। प्रेशर जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सोल्युबिलिटी ओनली इन केस ऑफ गैस। लेकिन टेम्परेचर तो हमेशा ही नेगेटिव इफेक्ट रहेगा सोल्युबिलिटी पे। मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर अगर बढ़ता है तो KH की वैल्यू बढ़ती है, और KH की वैल्यू बढ़ेगी तो सोल्युबिलिटी ऑफ गैस विल रिड्यूस। तो गैस की सोल्युबिलिटी रिड्यूस होती है इफ हाई हेनरी कांस्टेंट अगर है किसी भी सोल्यूट की, KH वैल्यू बहुत ज्यादा है, तो उसको डिसॉल्व करने के लिए ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा। तो उसकी सोल्युबिलिटी क्या हुई? उसकी सोल्युबिलिटी कम हुई, क्योंकि आपको बहुत ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ रहा है, तो सोल्युबिलिटी कम हो गई। हेनरी लॉ के लिमिटेशन क्या है? ये देखिए, 3 लिमिटेशन हम लोग स्टडी कर लेते फास्ट। दिस लॉ इज एप्लीकेबल ओनली फॉर गैसियस सॉल्यूट्स which show only ideal behavior at high temperature and low pressure। केवल ये गैसेस सॉल्यूट पे ही एप्लीकेबल है, सॉलिड और लिक्विड पे एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि सॉलिड और लिक्विड इनकॉम्प्रेसिबल है, वहां पे कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर आ जाता है। तो अब अगर आप प्रेशर बढ़ाओगे भी, प्रेशर अगर बढ़ता भी है तो वो तो इनकॉम्प्रेसिबल है। तो दिस लॉ इज एप्लीकेबल ओनली फॉर गैसेस सॉल्यूट, और वो भी कब? which show only ideal behavior। ये आइडियल बिहेवियर शो करते हैं हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। So this is limitation। Second, this law is applicable to solute
which does not undergo association or dissociation when solute is dissolved in solvent. इसको समझिए. Raoult's law was more successful in terms of association and dissociation, but Henry law यहाँ पे फेल हो जाते हैं. क्यों? क्योंकि ये केवल उसकी solubility को डिफाइन कर रहे हैं in terms of its mole fraction. बट अगर जो सोल्यूट है, जो हमने अभी लास्ट क्लास में पढ़ा था, अगर वो सोल्यूट एसोसिएशन या डिसोसिएशन में जाता है, जहां हमने वांट ऑफ फैक्टर पढ़ा, तो एसोसिएशन और डिसोसिएशन में जाता है, तो उससे रिलेटेड कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है हेनरी लॉ के पास. हेनरी लॉ इज ओनली रिलेटिंग प्रेशर का मोल फ्रैक्शन के साथ. सोल्यूट का वो एसोसिएट हो रहा है सॉल्यूशन में, डिसोसिएट हो रहा है, ऐसा कुछ भी उन्होंने कोई रिलेशन नहीं लिया. सो अगेन इट इज लिमिटेशंस. एंड थर्ड लिमिटेशन इज दिस लॉ इज एप्लीकेबल टू गैसेस सोल्यूट व्हिच डज नॉट फॉर्म एनी प्रोडक्ट बाय केमिकल रिएक्शन, दैट इज व्हेन गैसेस सोल्यूट इज डिसॉल्व इन लिक्विड सॉल्वेंट. क्या मतलब कहना चाहते हैं? ये बोलना चाहते हैं कि ये उन्हीं गैस के लिए ये लॉ एप्लीकेबल है जो कोई नया केमिकल कंपाउंड ना बना दे डिसॉल्व होने के बाद. डू नॉट फॉर्म एनी प्रोडक्ट, कोई प्रोडक्ट, एक नया कोई प्रोडक्ट ना बना दे बिकॉज ऑफ देयर केमिकल रिएक्शन. मतलब ये हुआ कि चुपचाप आए और उस लिक्विड में डिसॉल्व हो जाए. वो उस लिक्विड में डिसॉल्व होने के बाद कोई नई कैरेक्टरिस्टिक, कोई नया प्रोडक्ट ना बना दे, तभी तक ये लॉ एप्लीकेबल है. अगर कोई ऐसा गैस है जो सोल्यूट में डिसॉल्व होने के बाद, जैसे लेट्स से जैसे N2 है, N2 इथाइल अल्कोहल में आएगा और डिसॉल्व हो जाएगा, दैट्स इट. वो इथाइल अल्कोहल के कोई रिएक्शन को या उसके कोई कंपाउंड में या किसी फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं करने वाला, जस्ट वो डिसॉल्व हो गया, मिक्सचर बन गया. सो वहां हेनरी लॉ इज एप्लीकेबल. लेकिन अगर कोई ऐसा गैस लिया हमने, जैसे बेंजीन ले लिया गैसेस फॉर्म में, और बेंजीन को अगर हम अल्कोहल में मिक्स कर दें, तो उस केस में जो सॉल्यूशन होगा उसके रिएक्शन में भी चेंज आएगा, उसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में भी चेंज आएगा, और उसकी प्रॉपर्टी भी चेंज होगी. तो वहां पे हेनरी लॉ इज नॉट एप्लीकेबल. तो दीज आर लिमिटेशंस ऑफ हेनरी लॉ. कुछ यूजेस देख लेते हैं, कुछ छोटे छोटे यूजेस देख लेते हैं जो इंडस्ट्री में यूज होते हैं. इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ, तो ये दो हैं जो बहुत आप ज्यादा यूज करते हैं, उसको देख लीजिए. द इंक्रीज इन सोलिबिलिटी ऑफ CO2 गैस इन कोल्ड ड्रिंक्स, सोडा वाटर, बियर, शैम्पेन. द गैसेस आर फिल्ड इन बॉटल एट हाई प्रेशर एंड देन सील्ड. इसको आप बड़ी आसानी से ये एक्सपेरिमेंट देख सकते हैं. आप कोल्ड ड्रिंक खरीद के लाइए, उस कोल्ड ड्रिंक लेट्स से बड़ा बॉटल लाइए, कोल्ड ड्रिंक आप थोड़ा सा पी लीजिए, उसके बाद उस बॉटल को बंद करके रख दीजिए. 2 दिन बाद आप उसको पिएंगे तो आपको पता चलेगा कि उसके जो टेस्ट है उसमें चेंज आ गया है. तो टेस्ट में चेंज क्यों आ गया है? क्योंकि उसका जो CO2 है, CO2 विच इज लाइटर देन लिक्विड, वो स्केप आउट, उससे हट गया है, वो लीक हो गया है. क्योंकि उस पर्टिकुलर कोल्ड ड्रिंक में CO2 का अमाउंट रिड्यूस हो गया है, तो उसके टेस्ट में चेंज आ जाता है. तो इसको मेंटेन करने के लिए, CO2 को ज्यादा से ज्यादा लिक्विड में डिसॉल्व रहे, इसको करने के लिए ये सारे कोल्ड ड्रिंक पे या सोडा वाटर या बियर या शैम्पेन, ऐसे सभी ड्रिंक्स पे बहुत हाई प्रेशर में उसको सील किया जाता है. और आप इसको देखिए, जब भी हम कोल्ड ड्रिंक लेते हैं उसको थोड़ा सा वाइब्रेट करिए, हिलाएं, तो उसमें झाग टाइप बनता है, क्योंकि बहुत हाई प्रेशर पे है. दूसरा जो यूज है, सो दिस इज फर्स्ट यूज, बहुत ज्यादा इसका एप्लीकेशन बहुत ज्यादा यूज होता है. सेकेंड जो एप्लीकेशन, दैट इज ड्यू टू हायर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन गैस एंटरिंग इनटू द लंग्स. दिस इज रिलेटेड टू आवर ह्यूमन बॉडी. Due to higher partial pressure of oxygen gas entering into the lungs, it reacts with hemoglobin and forms oxyhemoglobin.
The partial pressure of oxygen gas is low in tissue. Hence, gas is released from oxyhemoglobin itself and useful in utilization of the function of the cell. क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि जो ऑक्सीजन है, लंग्स में जो ऑक्सीजन है वो हाई प्रेशर पे हीमोग्लोबिन के साथ रिएक्ट होता है, हीमोग्लोबिन से मिक्स होता है, रिएक्ट नहीं होता है। ऑक्सीजन जो है हीमोग्लोबिन से मिक्स होता है, मतलब ब्लड से मिक्स होता है और ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है। ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन हमारे पूरे बॉडी में ट्रेवल करता है और जो टिश्यूज होते हैं, जो सेल होते हैं, हमारी बॉडी के जो सेल है, जो टिश्यूज है, जो फंक्शन करते हैं, ये इनमें हमेशा ही लो प्रेशर रहता है, इनमें हमेशा ही ऑक्सीजन रिक्वायर्ड रहता है, ऑक्सीजन की कमी होती है। तो जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन है जिसके पास हाई प्रेशर में ऑक्सीजन है, वो इन टिश्यूज या सेल के पास जब ट्रेवल करता है तो ये टिश्यू या सेल प्रेशर डिफरेंस की वजह से ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करते हैं, ऑक्सीजन को अपनी तरफ खींच लेते हैं और इससे सारे सेल फंक्शन करते हैं। नहीं तो आप सोचिए कि ये जो हमारे बॉडी के सेल्स हैं या टिश्यूज हैं, इन तक ऑक्सीजन कैसे पहुंचता है, ये सब ऑक्सीजन कैसे रिसीव करते हैं? ये ऑक्सीजन रिसीव करते हैं ड्यू टू पंपिंग ऑफ ऑक्सीजन बाय लंग्स विद ब्लड, जिससे क्या बना, वेरी हाई प्रेशर में ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना और ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन पूरी बॉडी में ट्रेवल करता है और जहां जहां टिश्यूज हैं या सेल्स हैं जिनके पास प्रेशर कम है, जिनको ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट ज्यादा है, वो इन हाई प्रेशर ऑक्सी हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करते हैं और अपना फंक्शन करते हैं। So this is all about Henry's law related to gas, its solubility, its relation, इसका ग्राफ, लिमिटेशन एंड यूज ऑफ हेनरी लॉ। आई होप आपको समझ में आया। एक दो न्यूमेरिकल करेंगे और फिर यहाँ पे हमारा यूनिट 2 खत्म हो जाएगा। देखते हैं पहला न्यूमेरिकल कैलकुलेट solubility of carbon dioxide in water, जिसको सोडा भी कहते हैं, वाटर सोडा इसको कहा जाता है। पानी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को डिसॉल्व करते तो वो सोडा बनता है, वाटर सोडा या ड्रिंकेबल सोडा होता है। फिर उसी में अगर आप फ्लेवर और कलर ऐड कर दो तो आपका कोल्ड ड्रिंक बन जाता है एट वेरी हाई प्रेशर। सो कैलकुलेट solubility of CO2 in water in terms of mole fraction। मोल फ्रैक्शन में निकालना है इसकी सोल्युबिलिटी कार्बन डाइऑक्साइड की। इफ पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 दिया हुआ है, टेम्परेचर दिया हुआ है और KH की वैल्यू दे रखी है, KH वैल्यू ऑफ CO2 ये भी मेंशन कर रखा है। तो यहाँ देखिए ये बहुत ही सिंपल सा न्यूमेरिकल है, इसमें आपको हेनरी लॉ का वो रिलेशन लिखना है कि पार्शियल वेपर प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन, दैट इज P इज प्रोपोर्शनल टू जीटा एंड P इक्वल टू KH इंटू जीटा। अब यहाँ पे प्रेशर दे रखा है, KH की वैल्यू दे रखी है और जीटा की वैल्यू निकालनी है। हमें निकालना क्या है, मोल फ्रैक्शन निकालना है, जीटा की वैल्यू निकाल देनी है। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल है। अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज KH इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसमें देखिए पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दे रखा है, यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ये हमें निकालना है और KH की वैल्यू भी दे रखी है, इनकी वैल्यू पुट करनी है और ये वैल्यू निकाल लेनी है, सिंपल सा। देखिए सो मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 इज पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 अपॉन KH, ये वैल्यू रख दी हमने यहाँ पे, दोनों बार में है तो ये कैंसिल हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन आ जाएगा। सो 3.322 इंटू 10⁻⁵, दिस इज मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2। जो वाटर में CO2 डिसॉल्व हुआ है जिसका प्रेशर 2 इंटू 10⁻⁸ बार है, टेम्परेचर 298 केल्विन है और KH की वैल्यू 6.0 टू 10⁻⁴ है, उसका जो मोल फ्रैक्शन है वो 3.3 10⁻⁵। सो दिस इज मोल फ्रैक्शन। सो द solubility of CO2 in gas in water in terms of mole fraction is 3.322 10⁻⁵। एक और न्यूमेरिकल देखते हैं, सिंपल सा। Calculate the partial pressure of helium gas over the solution having
2.4 टेंस पावर माइनस 3 मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। यहाँ पे मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है, मतलब जीटा की वैल्यू दे रखी है। इन इट्स सैचुरेशन सॉल्यूशन टेम्परेचर दे रखा है और हेनरीज कांस्टेंट ये भी दे रखा है। तो हमें क्या पूछ रहा है, पार्शियल प्रेशर। ये भी बहुत सिंपल सा फॉर्मूला बेस्ड है। इस तरीके के न्यूमेरिकल आए हेनरी लॉ में, इस तरीके के बोर्ड में न्यूमेरिकल आए दो नंबर के लिए। डायरेक्टली करना क्या, डायरेक्टली हेनरी लॉ अप्लाई करना, ये वैल्यू दिया है, वैल्यू पुट करो, आंसर आ गया। यहाँ देखिए जैसे, सो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ हीलियम इक्वल टू KH इंटू KH हेनरी कांस्टेंट, दिस इज मोल फ्रैक्शन ऑफ हीलियम। यहाँ पे पार्शियल वेपर प्रेशर फाइंड आउट करना है, KH की वैल्यू दे रखी है, KH की वैल्यू दे रखी है और मोल फ्रैक्शन भी दिया हुआ, मोल फ्रैक्शन केवल इनकी वैल्यू रखनी है और आंसर आ गया। देखिए कितना डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं, ये ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चंस भी पूछे गए। सो 6.71 टेंस पावर माइनस 6 इंटू 2.4 टेंस पावर माइनस 3, तो 1.61 इंटू टेंस पावर माइनस 8 बार। दिस इज पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ हीलियम, इस पर्टिकुलर सोल्यूशन। सो दिस इज आंसर। तो ये यहाँ पे हमारा यूनिट सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाता है और कल से वी विल स्टार्ट न्यू चैप्टर, इसके बारे में कल हम इसको ब्रीफ करेंगे। आई होप आपको समझ में आया। कोई भी डाउट है तो आप पूछिए।